हे हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य फ्रॉम आका फाउंडेशन। और जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम मॉडर्न हिस्ट्री को पीस बाय पीस डिकोड करने की कोशिश करेंगे, तो वही इनिशिएटिव को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो चैप्टर का नाम है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। नाउ आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मुगल एम्पायर ये तो मिडाइवल का पार्ट है। हाँ, वो मिडाइवल का पार्ट है, बट जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मुगल एम्पायर जो ब्रिटिशर्स आने से पहले एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, सेंट्रल पावर थी इंडिया के, वो कैसे डिक्लाइन हुए, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ब्रिटिशर्स ने मुगल्स को कैसे ओवरथ्रो किया। करेक्ट ना? आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि 1526 में मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश होता है एंड मोर देन 300 ईयर्स तक वो इंडिया पे रूल करते हैं ना। इतना जब आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, फिर ऐसे क्या रीजंस थे जिसके वजह से आप डिक्लाइन हुए, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तब तक आपको ब्रिटिशर्स ने कैसे इनको ओवरथ्रो किया या फिर आपको 18th सेंचुरी की क्या कंडीशन थी इंडिया में, ये तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम ये इनिशिएटिव या फिर ये चैप्टर को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। नाउ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर की अगर मैं बात करूं, जिसकी जो शुरुआत है वो होती है बाय द डेथ ऑफ औरंगजेब। नाउ लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक पिरामिड बना के दिया था और उसमें मैंने आपको 3 डेट्स बताई थी जिसके अराउंड पूरा मॉडर्न हिस्ट्री क्या होता है, रिवॉल्व होते रहता है। तो वो कौन सी डेट्स थी मॉडर्न हिस्ट्री? वो कौन सी डेट थी? वो थी 1707, 1857 एंड 1947। आफ्टर 1707 को क्या हो रहा है? वो हो रहा है औरंगजेब की डेथ। अब औरंगजेब की डेथ इतना वाटरशेड मूवमेंट क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब ऐसा कोई एबल रूलर आया ही नहीं जिसने मुगल्स को स्ट्रॉन्ग किया हो। सारे मूर्ख लोग आए हैं, ड्यू रिस्पेक्ट है, बट सारे मूर्ख लोग गद्दी पे बैठे और इसी के चलते जो मुगल एम्पायर है, जो 300 साल से भी ज़्यादा रूल कर रहा था इंडिया पे, इस्टेब्लिश था, उसका क्या हो जाता है? डिक्लाइन हो जाता है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ एन मुगल एम्पायर? तो मेरे हिसाब से औरंगजेब की कुछ पॉलिसीज थी जिसके कारण जो मुगलों का ट्रस्ट था, जो लोगों का मुगल्स के ऊपर ट्रस्ट था, वो धीरे धीरे कम होते गया। फिर एम्प्टी ट्रेजरर, ठीक है, इनके पास पैसा ही नहीं बचा। कैन यू इमेजिन? ताजमहल, रेड फोर्ट, ठीक है, पीकॉक थ्रोन बांधने वाले, इतने शानो शौकत से रहने वाले मुगल्स के पास एंड में जाकर पैसा ही नहीं बचता है। फिर थर्ड इज वॉर ऑफ सक्सेशन। फिर आते हैं वीक सक्सेसर ऑफ द औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ होने के बाद कोई ऐसा एबल रूलर आया ही नहीं। ठीक है, कैसे, क्यों, हम आगे पढ़ेंगे। फिर रोल ऑफ नोबेलिटी, जो उनके कोर्ट में काम करने वाले जो नोबल्स थे वो भी आगे जाके करप्ट हो जाते हैं, वो भी पर्सनल इंटरेस्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन द सेंट्रल पावर, रादर देन वर्किंग फॉर द किंग। क्लियर है? तो वो लोग क्यों, कैसे होते हैं, हम आगे देखेंगे, डोंट वरी। फिर आते हैं राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट एंड लास्ट में है फॉरेन इन्वेजन। ऐसा फॉरेन इन्वेजन भी होते हैं, नादिर शाह आता है, मोहम्मद शाह अब्दाली आते हैं और वो भी इंडिया को रैंसैक्ट करके चले जाते हैं। क्लियर? तो दीज वर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ एन मुगल। चलिए अब हम इनको एक बाय एक से डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? वो है औरंगजेब की पॉलिसीज। ना, औरंगजेब की पॉलिसी समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि मुगल एम्पायर कितने पिलर्स पर इस्टेब्लिश था। पहली चीज, मुगल एम्पायर को जिन्होंने जेनिथ तक पहुंचाया वो थे अकबर। क्लियर है? अकबर के बारे में अगर मैं बात करूं या मिडाइवल हिस्ट्री में, वो एकमात्र ऐसा राजा है जो अनपढ़ है, वो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, बट स्टिल उसका जो सोचने का तरीका है वो सबसे अलग है, इसीलिए हम द अकबर द ग्रेट बोलते हैं। क्लियर है ना? अकबर ने ऐसी क्या 3 पॉलिसीज अडॉप्ट की जिसके चलते हुए जो ये मुगल एम्पायर है इनके जड़ें स्ट्रांग हुई। तो ये रहा हमारा मुगल एम्पायर और ये मुगल एम्पायर 3 पिलर्स पे खड़ा था। सबसे पहला था, वो था अकबर ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी वो थी रिलीजन टॉलरेंस।
रिलीजन टॉलरेंस। अकबर को पता था कि यहाँ 80 to 90% इंडिया में लोग क्या है, नॉन मुस्लिम्स है। जब तक हम इनका दिल नहीं जीत लेते तब तक हम इन पे रूल नहीं कर सकते, करेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल वाइज बताऊं तो अकबर ने, आपको पता होगा कि उन्होंने राजपूत क्वीन से, प्रिंसेस से क्या की है, शादी की हुई है। उनके कोर्ट में बहुत सारे हिंदूज नोबल्स थे जो हाई रैंक्स लेकर उनको असिस्ट करते थे। तो इससे एक इमेज जो है अकबर की जो इमेज है वो क्या होती जा रही है, पॉलिश्ड होती जा रही है और लोगों का ट्रस्ट वो जीतते जा रहा हुआ है, क्लियर। जजिया जो एक टैक्स लगाया जाता था, पिलग्रिमेज टैक्स था। इफ अगर हिंदू को कहीं हिंदू टेंपल में जाना हो तो टैक्स भरना पड़ता था, इसको बोलते थे जजिया। वो जजिया को भी इन्होंने क्या कर दिया, अकबर ने एबॉलिश कर दिया और इससे लोगों को लगा रहे वाह ये तो अच्छा राजा है, हमें इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। दैट्स व्हाई अकबर को द ग्रेट अकबर कहा जाता है, क्लियर। तो सबसे पहला पिलर तो आपने देख लिया, वो है रिलीजन टॉलरेंस, ठीक है। सेकंड पिलर है उन्होंने फ्रेंड्स बनाए ना कि दुश्मन। इफ अगर आपको पता हो, अगर आपने वो फिल्म देखी होगी वंस अपॉन टाइम इन मुंबई, तो उसमें अजय देवगन साहब का एक अच्छा डायलॉग है, जब दोस्त बनाकर काम हो सकता है तो दुश्मन क्यों बनाए। यही पॉलिसी किसने अडॉप्ट की थी, अकबर ने अडॉप्ट की थी। उन्होंने सारे राजपूत जाट सबके साथ दोस्ती बनाई ताकि वॉर कम हो और एक स्टेबलाइज्ड एम्पायर फॉर्म हो, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मान सिंह, टोडरमल, ऐसे बड़े बड़े जो हिंदू रूलर्स थे, राजपूत रूलर्स थे, उनके साथ उसने फ्रेंड्स बनाया, क्लियर है, और खुद के एम्पायर को स्टेबल किया। एंड लास्ट वन जो मुगल एम्पायर का पिलर था वो था इकोनॉमी पॉलिसी। अंडर द लीडरशिप ऑफ जो उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे टोडरमल, उन्होंने एक अच्छा फाइनेंशियल सेटलमेंट या फिर रेवेन्यू सेटलमेंट, एक अच्छा प्लान प्रपोज किया था अकबर को, जिसके चलते हुए अकबर के पास कभी भी पैसों की कमी नहीं है और इसका हम आगे देखेंगे क्यों कैसे नहीं आए, क्लियर। तो दिस वर द 3 पिलर्स, ये 3 पिलर्स थे जिसके बदौलत मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश, वेल डन एस्टैब्लिश हुआ था, क्लियर है। अब आप देखिएगा ये जो हमारे औरंगजेब साहब है वो ये तीनों पिलर्स को क्या करते हैं, उखाड़ फेंक देते हैं। सबसे पहला पिलर क्या है, रिलीजन टॉलरेंस। बट हमें पता है औरंगजेब थोड़े से ऑर्थोडॉक्स थे, ठीक है। उन्होंने जो पॉलिसीज लाई थी वो थोड़ी कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स थी, तो उसके चलते हुए क्या हुआ, लोगों का ट्रस्ट हट गया। जो अकबर ने जजिया था, जजिया टैक्स था जो अबॉलिश किया था, वो ये भाई साहब ने फिर से लागू किया। थोड़े ऑर्थोडॉक्स भी थे, पैसे नहीं थे औरंगजेब के पास, तो उन्होंने क्या किया, मंदिर टेम्पल्स को भी डिस्ट्रॉय किया। तो इसके चलते हुए लोगों को डर सा महसूस हुआ और ट्रस्ट जो था, जो अकबर ने जो ट्रस्ट जीता था लोगों का, वो ट्रस्ट अब क्या हो गया, धीरे धीरे वैनिश होने की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले औरंगजेब ने क्या किया, रिलीजन टॉलरेंस की पॉलिसी को क्या कर दिया, नलीफाई कर दिया, क्लियर। ये देखिए रिलीजन टॉलरेंस का एक पिलर उखड़ गया, क्लियर। सेकेंड थिंग, अकबर जी ने क्या बनाए थे, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए थे। राजपूत के साथ उनका बहुत अच्छा फ्रेंडशिप वाला अलायंस था, क्लियर है। अब ये अलायंस तोड़ते हैं औरंगजेब। अब कैसे, राजपूत डायनेस्टीज में कहीं ना कहीं वॉर ऑफ सक्सेशन के चलते हुए इंटरनल पॉलिटिक्स होता था। बट औरंगजेब क्या कर रहा है, एक सेंट्रल पावर होने के बाद वो स्टेट में जा रहा है और फिर इधर के उधर, क्लियर है, समझ रहे हो, इसको सपोर्ट करेंगे, उसको मारेंगे, क्लियर है कि नहीं है। और इसके चलते क्या हुआ है, जो सारे राजपूत जो एक समय पे मुगल के अच्छे फ्रेंड थे वो क्या बन रहे हैं, वो दुश्मन बन रहे हैं, क्लियर। तो सेकंड पिलर भी औरंगजेब ने क्या किया, उखाड़ फेंक दिया। एंड लास्ट वन जो था इकोनॉमी रिफॉर्म्स। इकोनॉमी रिफॉर्म्स की बात अगर मैं करूं तो इकोनॉमी, औरंगजेब जब तक गद्दी पर थे तब तक उनके पास पैसों की बहुत कमी थी और पैसों की कमी चलते हुए उन्होंने क्या किया, लैंड टैक्स है उसको बढ़ाया। एज आई सेड, जजिया को इम्पोज किया, क्लियर है कि नहीं है। आर्टिसंस थे जो लोग बहुत अच्छे जो मुगल एम्पायर की तारीफें करते थे कि यहाँ जाइए, ये हमें पैसे से पूरा लैडन डाउन करते हैं, वो भी बंद कर दिया क्योंकि भाई साहब के पास पैसा ही नहीं था। और इसके चलते हुए, पैसा नहीं था, इसके चलते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने टैक्स को बढ़ाया, ठीक है, एग्रीकल्चर टैक्स को बढ़ाया। पैसे ही नहीं थे, बंदा करे तो करेगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ मनी सिर्फ एक होता है, वो होता है टैक्सेस। और जब आपके पास पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिक टैक्स बढ़ाएगी, क्लियर है। ये तीनों के चलते औरंगजेब की पॉलिसीज क्या कर रही है, मुगल्स के जो 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स थे उसको औरंगजेब ने उखाड़ फेंक दिया। और जैसे ही आपको पता होगा, जिस तरह से बेस पूरी तरह से खराब हो जाता है तो जो एम्पायर है वो भी क्या हो जाता है,
डिक्लाइन होने की शुरुआत हो जाती है। करेक्ट, ठीक है, पहला पॉइंट आपको समझ गया, औरंगजेब पॉलिसीज। इफ अगर आपको समझ नहीं रहा हो तो प्लीज आप वीडियो का स्पीड को स्लो करिए और आराम से समझने की कोशिश करिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एम्प्टी ट्रेजरर। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि अब ये जो हमारे मुगल्स एम्पायर है, मुगल एम्पायर के पास पैसा ही नहीं बचा। अब पैसा क्यों नहीं बचा, इसके दो मेन रीजंस है। सबसे पहले शाहजहां ने बहुत सारा ज़िल्फ और कंस्ट्रक्शन किया है। आपको पता होगा कि उन्होंने क्या बनाया है, ताजमहल बनाया उन्होंने, ताजमहल बनाया, रेड फोर्ट बनाया, खुद गद्दी पे बैठने के लिए उन्होंने पीकॉक थ्रोन बनाया। पीकॉक थ्रोन यहाँ वो बैठते थे, क्लियर है, और यहाँ से वो जुडिशियल काम करते थे या फिर कोर्ट भराते थे। तो बैठने के लिए उन्होंने पीकॉक थ्रोन बनाया जो कि पूरा सोने से बना हुआ था। अब आप देखिए, अब सोने से बना लिया है, ठीक है, एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, बट ये कब तक है? इसका रीपेमेंट है कि नहीं है? इसका रीपेमेंट है ही नहीं। तो ये क्या हुए, ये एसेट ना नहीं बने, ये क्या बने, ये लाइबिलिटीज बने। और लाइबिलिटी पे लगाया हुआ पैसा कभी भी रिटर्न डाउन नहीं होता है। क्लियर है? तो दिस वर द रीज़न जिसके वजह से जो मुगल का जो ट्रेजर था वो क्या हो रहा है, वो खाली होते जा रहा है, ड्रेन आउट होते जा रहा है। एंड लास्ट थिंग जिसके वजह से मुगल्स की ट्रेजरी एम्प्टी हो रही है वो है ड्यू टू द औरंगजेब लॉ, औरंगजेब के वॉर, डेक्कन वॉर। मैंने बताया आपको है कि औरंगजेब की कुछ गलतियां हैं और वो गलतियों में से सबसे भारी जो गलती, जो अल्सर प्रूफ हुआ है मुगल्स को, वो हुआ है डेक्कन वॉर। अब डेक्कन वॉर में भी क्योंकि लेमन टाइम में मैं समझाता हूँ आपको, क्रक्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। एक ज़मींदार का लड़का है, दैट इज़ छत्रपति शिवाजी महाराज, और एक राजा का लड़का है, दैट इज़ औरंगजेब। औरंगजेब के सामने, आंखों के सामने एक ज़मींदार का लड़का छत्रपति बन रहा है। ये पॉइंट औरंगजेब को बहुत डरा रही थी। क्लियर है? डरा रही थी कि एक ज़मींदार का लड़का कैसे क्या राजा बन सकता है। और इसी के चलते हुए उन्होंने मराठाओं के साथ क्या किया, एनिमिटी की। ठीक है, शिवाजी महाराज को तो वो डिफीट नहीं कर पाया, शिवाजी महाराज की नेचुरल डेथ हुई, बट जो उनके बेटे थे दैट इज छत्रपति संभाजी महाराज, उनको मारने के लिए, उनको डिफीट करने के लिए हमारे औरंगजेब दिल्ली छोड़कर डेक्कन में आते हैं। बताइए, दिल्ली कहाँ, डेक्कन का, वो अपना राजपाट छोड़ के जस्ट टू सेटिस्फाई द ईगो वो कहाँ आ रहे हैं, वो डेक्कन में आ रहे हैं। डेक्कन में आने के बाद उन्होंने संभाजी को एग्जीक्यूट कर दिया, संभाजी महाराज को एग्जीक्यूट कर दिया। क्लियर है? अब एग्जीक्यूट कर दिया, राजा ने राजा को मार दिया, खत्म था, वापस चले जाना था दिल्ली। बट भाई साहब नहीं, ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में उनको लगा जो लोग मराठा एम्पायर को सपोर्ट कर रहे हैं मैं उनके सबसे बदला लूँगा। अब इनसे बदला लेने के लिए औरंगजेब लास्ट तक कहाँ रहा, डेक्कन में ही रहा। और वो क्या करता रहा, छोटी मोटी लड़ाई लड़ते रहा। पहले ही उसके पास पैसे नहीं है, ऊपर से ये क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। क्लियर है? वॉर एंगेज कर रहा है, जिससे कि इन रिटर्न उसको वॉर बूटी भी नहीं मिलने वाली। तो ये 2 रीजंस है जिसके वजह से मुगल का जो ट्रेजर है, जो खजाना है, वो क्या होते जा रहा है, वो ड्रेन आउट होते जा रहा है। क्लियर? तो 2 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर है वॉर ऑफ सक्सेशन। अब अभी के समय पे इफ़ अगर हमें हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी या हमें गवर्नमेंट पसंद नहीं आ रही है तो हम 5 साल के बाद क्या होते हैं, हमारे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन के चलते हुए हम फिर से, अगर हमें ये लोग पसंद नहीं है जो अभी रूल कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट ये मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर है। क्लियर है? ये मॉडर्न हिस्ट्री का कंसेप्ट है, वोटिंग एंड ऑल। पहले क्या चलता था, पहले चलती थी मोनार्की, और मोनार्की का सिर्फ एक ही सिंपल रूल है, जो ताकतवर है वो गद्दी पे बैठेगा। ठीक है? ऐसा कभी कभी भी ऐसा सक्सेशन का कोई लॉ नहीं था कि मेरे बाद कौन बैठेगा। क्लियर है? उसके बाद कौन बैठेगा, जो सबसे ताकतवर होगा वो ही गद्दी पे बैठेगा। अब ताकतवर गद्दी पे बैठेगा तो ताकत दिखाने के लिए मोनार्की में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है लड़ाई। और अब अगर आप लड़ाई कर रहे हो तो लड़ाई करते करते क्या हो जाता है, आपकी जो आम जनता है उसका ट्रस्ट आप में से निकल जाता है। क्लियर? औरंगजेब खुद गद्दी पे बैठने से पहले उसने अपने तीनों भाइयों को मार दिया। दारा शिकोह वॉज द वन जिसको उन्होंने बहुत ब्रूटली मारा हुआ है। तो आप समझ रहे हो, तो आपस में ही भाई लड़ रहे हैं। क्लियर है? फॉर द सेक ऑफ व्हाट, किंगडम।
फॉर द सेक ऑफ थ्रोन। अब उसके चलते अगर वो लड़ रहे तो सोल्जर्स, एक ही सोल्जर्स है बट आपस में लड़ रहे बेचारे। क्लियर है, समझ रहे हो? तो ये एक बहुत नुकसान होता था मोनार्की में। क्लियर है? और सेम ये वाला शिकार भी कौन हुए? मुगल भी ये शिकार हुए। क्लियर? ये देखिए, द मुगल डिड नॉट फॉलो द लॉ ऑफ सक्सेशन, consequently each time the ruler died the war of succession between the brothers for the throne started, and this weakened the Mughal empire especially after the Aurangzeb। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर औरंगजेब के बाद, ये स्लाइड को बस आप आज इतना ही समझिए कि औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा एबल रूलर नहीं आएगा। हम अभी ही पढ़ लेंगे कि औरंगजेब के बाद कितने रूलर्स आके गए और उनकी गलतियां क्या है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आए थे रोल ऑफ नोबेलिटी। अब आपको पता है, अगर मैं रोल ऑफ नोबेलिटी को अगर मैं आज के करंट कंटेक्स्ट से डिकोड करने की कोशिश करूं तो आपको पता है पीएम होते हैं और पीएम को असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। तो वो समय पे मोनार्की में मोनार्क जो राजा है वो गद्दी पे बैठता था और उसको असिस्ट करने के लिए मंत्रिमंडल बैठता था। क्लियर है? नोबल्स बैठते थे। अब नोबल्स का काम क्या है? राजा को सपोर्ट करना, उसको अच्छी राय देना। बट नोबल्स को अभी पता चल गया है कि औरंगजेब के बाद कोई एबल रूलर है ही नहीं। जब एबल रूलर है ही नहीं तो उनको पता चल गया, अरे राजा तो फूल है, इसको कैसे भी बेवकूफ़ बना के अपन अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम कर सकते हैं। और यहाँ से आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब ये सिलसिला चालू हुआ और धीरे धीरे राजा की पोजीशन कम हो गई और नोबल्स की स्ट्रांग हो गई। एक समय ऐसा आया कि जो ये मुगल्स के जो राजा थे वो जस्ट कठपुतलियां बन के रह गई थी। किसकी? नोबल्स की। मुगल कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां 4 ग्रुप्स थे। कौन से? तुर्रान्स थे, ईरानीस थे, अफगान्स थे और इंडियन ब्रॉन मुस्लिम थे। ठीक है, ये देखिए, ये मिडाइवल का कंसेप्ट है कि मुगल कोर्ट कैसा था, क्या था। अब मिडाइवल में पढ़ेंगे, बट आप अभी ये समझ लीजिए कि राजा की पोजीशन कम हो रही है और ब्यूरोक्रेट्स या फिर नोबल्स की पोजीशन स्ट्रांग होती जा रही है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ऐसा ही अब पता चल गया है सबको कि अरे राजा तो स्ट्रांग है ही नहीं, तो चलिए इसी का फायदा फॉरेनर्स ने उठाया और 2 ऐसे बड़े इन्वेजन हुए ये समय पे जिसके वजह से मुगल एम्पायर पूरी तरह से खराब हो गया। खराब क्या? डिटोरिएट हो गया, खत्म हो गया। कौन से? द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह ने बैटल ऑफ करनाल और इतना लूटा है इंडिया को, इतना लूट के गए। वो समय पे एम्परर थे हमारे रंगीला। रंगीला साहब तो नाम से ही आपको समझ रहे हैं कि नाम ही रंगीला है तो वो पर्सनैलिटी कैसे होगी। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा आपको। क्लियर है? तो सबसे पहले नादिर शाह आया, बैटल ऑफ करनाल हो गई 1739 में और इसने इंडिया को बुरी तरह से लूटा। ये जख्म से हम उभर ही रहे थे कि 1761 में अहमद शाह अब्दाली आता है और वो 3rd बैटल ऑफ पानीपत करके जाता है। और 3rd बैटल ऑफ पानीपत तो बहुत ही डिजास्टर भरा हुआ था। ठीक है, हम आगे जब मराठा पढ़ेंगे तब हम फोकसली इस पर बात करेंगे कि 3rd बैटल ऑफ पानीपत क्या है। अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रखिए कि ये सब तो चल ही रहे थे। जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी उसके वजह से मुगल एम्पायर तो वीकेंड डाउन हो ही रहा था, बट साथ ही साथ जो आइसिंग ऑफ द केक हो गई वो क्या हो गई? वो हो गया फॉरेन इन्वेजन। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन से मुगल पूरी तरह से डिटोरिएट हो गई। क्लियर? आज फिर से हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? हम रीजंस पढ़ रहे हैं जिसके वजह से जो मुगल्स है उनका पतन कैसा हो रहा है, उनका डिक्लाइन कैसा हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा जो हमारे औरंगजेब की पॉलिसीज है उसने कैसे मुगल का ट्रस्ट कम करते गए आम जनता में। ठीक है, वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहे हैं। क्लियर है? इनके पास पैसे नहीं बच रहे। पैसे क्यों नहीं बच रहे इसके भी रीजंस मैंने आपको बता दिए। फिर जो इनके जो नोबल्स है वो आगे जाके करप्ट हो रहे हैं। ठीक है, और राजा की जो पोजीशन है वो क्या हो रही है? जस्ट एज एन कठपुतली, पपेट्स बन के रह रही है। एंड लास्ट वन इज फॉरेन इन्वेजन। क्लियर है? दिस वर द रीजन जिसके वजह से मुगल एम्पायर का क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक कैच हो रहा है सबको? प्लीज बी कनेक्टेड और आराम से समझने की कोशिश करिए, बड़ा इजी है ये टॉपिक। फिर राजा कमजोर है, राजा कमजोर है तो इसका फायदा इंडिपेंडेंट स्टेट जो छोटे मोटे रूलर्स थे, फॉर एग्जांपल मराठा, सिख, क्लियर है, बंगाल, अवध,
हैदराबाद, ये सारे छोटे मोटे जो स्टेट थे, जो एक समय पे सूबा था मुगल्स का, इन्होंने अपने आप को फ्री इंडिपेंडेंट कर लिया और खुद को बोला कि हम मुगल्स को नहीं मानते, आज से हमारा राज चलेगा ये टेरिटरी पे। क्लियर है? चलिए, तो दिस वर द रीजंस। सी फिर से, द डिक्लाइन ऑफ मुगल अथॉरिटी गेव राइज टू द एमर्जेंस ऑफ अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम। द लेटर मुगल्स रूलर वर नॉट इन द पोजिशन टू मिलिट्री इन्फोर्स। अब इनके पास पैसा ही नहीं है मुगल्स के पास, तो आर्मी अच्छी रहेगी क्या? आर्मी स्ट्रांग थी ही नहीं। इनके सोल्जर्स ब्राइब कर रहे थे, करप्शन कर रहे थे और खुद का इंटरेस्ट और उनके जो पर्सनल इंटरेस्ट थे उसको ही वो सर्व कर रहे थे। उनको पता चल गया था कि अब मुगल्स में दम नहीं रहा गया है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। फिर एज आई सेड कि औरंगजेब की डेथ के बाद मैंने रीजंस आपको बता दिए, अब हम क्रोनोलॉजी लगा लेंगे कि औरंगजेब के बाद कौन कौन गद्दी पे बैठ रहा है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब के बाद बहादुर शाह वन या शाह आलम ये गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, इनका ईयर प्रिसाइजली याद रखने की कोई गरज नहीं है, जहां याद करने की गरज होगी वहां मैं आपको पॉइंट आउट करके बता दूंगा। ठीक है, शाह आलम बैठ रहे, ही असेंडेड द थ्रोन, अज्यूम द टाइटल ऑफ है ना बहादुर शाह। क्लियर है? इनको बहादुर शाह भी कहते थे, इसने खुद को टाइटल दिया था। और ये गद्दी पे कब बैठ रहा है? 63 की उम्र में। अब मान लीजिए कि इतना बूढ़ा राजा अगर आपका बैठ रहा है तो क्या उसके अंदर एनर्जी होगी? होगी, नो डाउट एनर्जी होगी, बट क्या उतना पोटेंशियल होगा एज जो यंग होते हैं? क्लियर है? समझ रहे? जिसका राजा ही बूढ़ा है तो उसकी सेना कैसी होगी? क्लियर है? अंदाजा लगाइए। फिर भाई साहब ने अच्छा काम करने की कोशिश की, उनको समझ में आ गया कि नहीं, जो मेरे पापा थे दैट इज औरंगजेब, उन्होंने पॉलिसीज ऐसी अडॉप्ट की थी जिसके वजह से हमारा जो मुगल एम्पायर है, ये जो मुगल एम्पायर के जो पिलर्स है वो क्या हो रहे हैं? वो वैनिश होने की तरफ है। तो इन्होंने भाई साहब ने सबसे पहले क्या किया? लिबरल पॉलिसीज यूज की। जो हिंदूज के तरफ ऑर्थोडॉक्सिटी से औरंगजेब देखता था, वो पॉलिसीज को इन्होंने क्या किया? नॉर्मलाइज करने की कोशिश की, लिबरल करने की कोशिश की। ठीक है, फिर क्या किया? टॉलरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द हिंदू। और इसी का एग्जाम्पल ये है, जब औरंगजेब ने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज का एग्जीक्यूट किया तो उनकी वाइफ और उनके बेटे को उन्होंने एज एन डिटेन करके उन्होंने कहाँ लेके गए थे? दिल्ली में डिटेन करके रखा हुआ था। क्लियर? तो उनके लिए उन्होंने क्या किया? अब ये तो अच्छा साइन नहीं था कि मराठा वो समय पे थोड़े स्ट्रांग पोजीशन पे थे। क्लियर है? बहादुर शाह को समझ में आया कि ये गलती है, तो उन्होंने क्या किया? मराठा के तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया और साथ ही साथ जो औरंगजेब ने जो शाहू महाराज को डिटेन करके रखा हुआ था उसको उन्होंने क्या किया? वापस भेज दिया मराठा में। ये भी एक चाल है, कैसे, क्यों, कब, जब मैं आपको डिटेल में मराठा पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि ये एक चाल है। क्लियर? बट इतना करने के बाद भी उन्होंने सिख के तरफ कोई अच्छा बर्ताव नहीं रखा। उन्होंने, पता नहीं उनकी क्या एनिमिटी है, बट उन्होंने एंड तक सिख लोगों के साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप करने की कोशिश नहीं की। और इसी के चलते आफ्टर द डेथ ऑफ 10th सिख गुरु, जो 10वें सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, उनके डेथ होने के बाद सिख एम्पायर को फिर से कंसोलिडेट करने का काम किसने किया था? बंदा बहादुर। और यही रिबेलियन को रोकने के लिए बहादुर शाह इसको काउंटर करने के लिए जाते हैं और वही बैटलफील्ड में बहादुर शाह की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही पॉइंट याद रखना है बहादुर शाह को लेकर। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद गद्दी पे बैठते हैं जहांगीर शाह। ये 1712 में बैठते हैं गद्दी पे और 1 साल के लिए राजा बनते हैं। क्लियर है? आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह अ न्यू फॉर्म ऑफ एन पॉलिटिक्स एमर्ज्ड। और ये जो गद्दी पे बैठ रहा है वो बैठ रहा है बाय द हेल्प ऑफ हुम? बाय द हेल्प ऑफ नोबल। अब आप इमेजिन करिए कि आप राजा बन रहे हो बट आप खुद के बलबूते पे नहीं बन रहे हो, आप किसी की हेल्प से बन रहे हो। तो क्या आप राजा बन पाओगे? क्या आप उसको आदेश दे पाओगे? आप हमेशा उसको अच्छे तरीके से ही ट्रीट करोगे, उसको प्रिविलेजेस दोगे, ताकि, क्योंकि आप उसी के सपोर्ट से बने हो राजा। क्लियर है? तो ये पहला स्टेप है कि अब राजा नहीं रहा है, वो सिर्फ क्या बन चुके हैं? पपेट्स। ब्यूरोक्रेट के भरोसे पे राजा अब राजा बन रहे, गद्दी पे बैठ रहे। ठीक है, और किसके बदौलत जहांगीर शाह गद्दी पे बैठते हैं? तो वो बैठते हैं जुल्फिकार खान के भरोसे। और इसी के नोबल, यही ब्यूरोक्रेट के सपोर्ट में ये गद्दी पे बैठता है। जैसे ही जहांगीर शाह गद्दी पे बैठता है तो वो सबसे पहले जुल्फिकार खान को अपना क्या बनाता है?
वजीर। अगर आज के करंट कंटेक्स्ट में देखो तो वजीर का मतलब होता है पीएम। तो आप देख रहे हो जुल्फिकार खान ने मदद किया किसकी, जहांगीर शाह की गद्दी पे बैठने के लिए, और इन रिटर्न जहांगीर शाह ने उसको क्या बना दिया, वजीर बना दिया। क्लियर। तो ये टाइप की ये जो मैलिशियस जो प्रैक्टिसेस जो नोबल अडॉप्ट कर रहे थे पर्सनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, ये फर्स्ट टाइम मुगल एम्पायर में स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है। तो ये प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे पहले पपेट रूलर कौन बना है मुगल एम्पायर का, तो वो है हमारा जहांगीर शाह। ठीक है, इतना ही ये स्लाइड से याद रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे। उसके बाद गद्दी पे बैठते हैं फारूक सियार। कौन बैठ रहे हैं, फारूक सियार। ये भी सिर्फ 3-4 साल के लिए ही बन रहे राजा। क्लियर है। फारूक सियार भी खुद के बदौलत गद्दी पे नहीं बैठ रहा है, उनको भी 2 भाइयों का सपोर्ट मिला था जिनको हम बोलते हैं सैयद ब्रदर्स, और मॉडर्न हिस्ट्री में इन दोनों को किंग मेकर कहा जाता है। क्लियर। तो इन दोनों के बदौलत, ये दोनों भाइयों के बदौलत फारूक सियार क्या है, सक्सेसफुली क्या कर देता है, वो सक्सेसफुली जहांगीर शाह को आगरा में हरा देता है और खुद गद्दी पे बैठता है। क्लियर। एज यूजुअल वो परंपरा आगे चल रही है, नोबल्स के भरोसे पे राजा बन रहे, और जैसे ही फारूक सियार गद्दी पे बैठा तो उन्होंने क्या किया, सैयद अब्दुल्ला खान को क्या बनाया, वजीर बनाया। वजीर का मैंने आपको मतलब बताया, पीएम। और जो उसके छोटे भाई थे हुसैन अली खान, उसको उसने क्या बनाया, मीर बख्शी। मीर बख्शी का मतलब होता है डिफेंस मिनिस्टर। क्लियर। तो ये 2 बड़ी पोस्ट इसने भाइयों को दे दी। क्लियर है। सिलसिला आगे बढ़ता है। द सैयद ब्रदर्स ने सबसे पहले किसको मार दिया, जुल्फिकार खान को, क्योंकि उसको पता था, इन दोनों को पता था कि जुल्फिकार खान भी बहुत होशियार बंदा है, तो क्यों ना फारूक सियार के हेल्प से जुल्फिकार खान को क्या कर देंगे, मार देंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सैयद ब्रदर ट्राई टू मेक अ पीस। अब ये दोनों होशियार थे, माना कि फारूक सियार फुल था, उतना एबल नहीं था, बट ये दोनों भाई एबल थे, और इसी के चलते हुए उन्होंने क्या किया, पीस मेंटेन करने की कोशिश की। क्लियर। फिर इट वॉज ड्यूरिंग, मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि बंदा बहादुर अब सिख एम्पायर को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं बंदा बहादुर को, और इतनी बुरी तरह से एग्जीक्यूट करते हैं कि आँख में सलिया आयरन रॉड्स घुसा देते हैं। बंदा बहादुर को उसके 3 साल के बेटे का कलेजा खिलाया जाता है। इतना ब्रूटली टॉर्चर करते हैं बंदा बहादुर को, और एंड में जाके इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो प्री ओरिएंटेड ये क्वेश्चन हो सकता है कि किसने बंदा बहादुर को एग्जीक्यूट किया, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए फारूक सियार। क्लियर। चलिए फारूक सियार, अब पता है मुगल्स के पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है, तो पैसा कमाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेनी ट्रेडिंग प्रिविलेजेस ईस्ट इंडिया कंपनी को देना चालू कर दिया। क्लियर है। और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी भी अब स्ट्रॉन्ग होने की पायरिया या स्टेयर्स चढ़ रही है। क्लियर है। पैसा है नहीं, अब पैसा है नहीं, पैसा कहीं ना कहीं से तो लाना होगा, तो ये लोग क्या करते थे, ब्रिटिशर्स को प्रिविलेजेस देते थे और इन रिटर्न उससे क्या लेते थे, पैसा लेते थे। तो इससे जो कमियां थी मुगल एम्पायर की, वो फुलफिल करने की, वो वॉइड को भरने की, वो जो कमियां है उसको भरने की कोशिश कौन कर रहे थे, फारूक सियार कर रहे थे। बट ड्यू टू ओवरवेलिंग ऑफ पावर, बट ऐसी ये दोनों भाइयों की जो टैक्टिक्स थी उसके चलते हुए जो हमारे राजा थे फारूक सियार, उसको डाउट होने लग गया, और फिर वो डिसहार्टनली इन लोगों के साथ ट्रीटमेंट करने लग गया। किसके साथ, सैयद ब्रदर्स को, क्योंकि पावर टसल आ गया, और ये बात फारूक सियार को पता चल गई कि ये दोनों भाई मेरे नाम पे अपना राज चला रहे। क्लियर है। तो इनके चलते इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एनिमिटी पैदा हो गई, बदला लेने की कोशिश हो गई, एक में को डिफीट करने का, क्रॉस एंड चेक करने का बात आगे रहा, और इसमें ये टसल में हमारे जो सैयद ब्रदर्स है वो सक्सेसफुली क्या होते हैं, सक्सेस होते हैं बाय द हेल्प ऑफ बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट पेशवा। बालाजी विश्वनाथ की हेल्प लेकर फारूक सियार को ये सैयद ब्रदर्स क्या कर देते हैं, मरवा देते हैं। क्लियर है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मुगल क्या हो रहा है, राजा को आईएएस ऑफिसर्स या नोबल्स मार रहे, ब्यूरोक्रेट्स राजा को मार रहे। तो आप समझ सकते हो कि नोबल्स की पावर कितनी स्ट्रांग हो गई थी ये समय पे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मार तो दिया, अब मारने के बाद हमारा फेमस कैरेक्टर आता है मुगल्स का, दैट इज रंगीला। इनके नाम से ही आपको पता है जैसा इनका नाम है वैसे उसके करतूतें भी थी। अगर मैं करतूते की बात करूं तो रंगीला साहब, मोहम्मद शाह रंगीला कोर्ट में मुर्गे लड़ाता था। जी हाँ, जहाँ पार्लियामेंट में, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, पार्लियामेंट में लॉ बनता है, ये भाई साहब अपने कोर्ट में फार्मर्स को बुलाता था, लोगों को बुलाता था और मुर्गे लड़ाता था और खुद बेटिंग करता था। ये अपने ऑफिसर्स को बोलता था कि जाओ लोगों के साथ करप्शन करो, लोगों से पैसा छीन के आओ, 50 तुम रखो, 50 रुपये तुम रखो, 50 रुपये मैं रखता हूँ। दिस वॉज द पर्सनैलिटी ऑफ एन रंगीला। क्लियर है? बट इतना फुल होने के बाद भी ये बंदा भी वाइस था। रंगीला साहब ने देख लिया, वो गद्दी पे बैठा बाय द हेल्प ऑफ हुम, सैयद ब्रदर्स, और जैसे ही गद्दी पे बैठा उसने सबसे पहले क्या किया, सैयद ब्रदर्स को ही मरवा दिया। क्लियर है? होशियार है, मूर्ख है बट होशियार है। इसको अपने फायदा बरोबर पता है कि आगे जाके ये दोनों भाई फिर कुछ भी कर सकते हैं, तो क्यों ना पहले इनको मरवा दो। क्लियर है? और सैयद ब्रदर्स को वो मरवाता है बाय द हेल्प ऑफ हुम, निज़ामुल मुल्क चिन कुलिच खान एंड हिज फादर कजिन मोहम्मद अमीर खान। आगे जाके निज़ामुल मुल्क एक इंडिपेंडेंट स्टेट का राजा बनता है। आगे अपकमिंग लेक्चर्स में बताऊंगा। चिन कुलिच खान आगे जाके एक इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर्म करता है। क्यों, कैसे, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट इसके समय पे इमर्ज होते हैं, बंगाल, हैदराबाद, अवध। ठीक है, और इसी के समय पे नादिर शाह बैटल ऑफ करनाल पे इन्वेजन करता है। इसी के समय पे बैटल ऑफ करनाल होती है। क्लियर? प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन हो जाएगा ये कि जब बैटल ऑफ करनाल हो रही है तो वो किस किस के बीच में हुई, तो वो किस किस के बीच में हुई, वो हुई नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह रंगीला। क्लियर? चलिए फिर से हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने अभी तक क्या देखा है, हमने जो ये मुगल्स है इसके डाउनफॉल के पीछे के रीजंस देखे, और उसके बाद हम क्रोनोलॉजी लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि औरंगजेब के बाद गद्दी पे कौन बैठा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नादिर शाह वॉज द एम्परर ऑफ एन ईरान। ये जो नादिर शाह है वो एम्परर है कहाँ के, ईरान के। ही वॉज अ नेशनल हीरो हु ड्रॉ द अफगान्स आउट ऑफ द ईरान। नादिर शाह ईरान की गद्दी पे बैठता है और सबसे पहले वो अफगान्स को क्या करता है, अपने ईरान से बाहर कर देता है। क्लियर है? इतना पढ़ने की गरज तो होती नहीं है कि नादिर शाह क्यों आया। नादिर शाह से इसीलिए आया क्योंकि उसको पता था कि ये जो सेंट्रल पावर है इंडिया का वो क्या हो गया, वीक हो गया, और इसी का फ़ायदा उठाने के लिए, कमज़ोर को लूटने के लिए नादिर शाह एक मंसूबा लेके आता है और वो दिल्ली को लूटने के सपने से इंडिया में आता है। और इंडिया में आने के बाद उसका रंगीला के साथ क्या हो जाता है, बैटल हो जाता है। और ये बैटल में रंगीला बुरी तरह से ब्रूटली हार जाता है। क्लियर है? रंगीला की पर्सनालिटी यहाँ से और निखर के आती है कि कितना बेवकूफ़ वो राजा था। वो क्या बोल रहा है कि बाबा मेरी जान बख्श दे, आपको जो करना है वो करिए। ऐसा कभी राजा होता है? तो इसी का फ़ायदा किसने उठाया, नादिर शाह ने उठाया, और उसने बुरी तरह से दिल्ली को 6-7 दिन इतना ब्रूटली लूटा है, इतना ब्रूटली डिस्ट्रॉय किया है कि उसकी हद नहीं। इफ़ सम हिस्टोरियंस के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो नादिर शाह ने वो समय पे अराउंड क्रोर्स ऑफ रुपीज़ वो लेके गया, और साथ ही साथ जो मुगल की शान थी, दैट इज पीकॉक थ्रोन, बैठने का सिंहासन, वो भी वो अपने साथ ईरान लेके गया। ऐसा होता है इफ़ अगर आपका राजा स्ट्रांग नहीं है, इफ़ अगर आपका राजा वाइस नहीं है, तो ऐसा ही होगा। और इसका जो खामियाजा है ये किसको भरना पड़ता है, ये आम जनता को भरना पड़ता है। क्लियर? तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ एन बैटल ऑफ करनाल। चलिए आगे बढ़ाइए। बैटल ऑफ करनाल ने कुछ हुआ नहीं, नुकसान जिसका होना था हो गया, बट एक चीज़ सबको पूरे पैन इंडिया में पता चल गई, वो चाहे इंडिपेंडेंट स्टेट हो या फिर यूरोपियंस हो, उन सबको पता चल गया कि मुगल्स अब सिर्फ नाम के रह गए। इनके पास ना इंटरनल पावर है ना इनके पास पैसा है, तो चलो अब हमें हमारा पॉलिटिकल पावर को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ठीक है? वो जो वैक्यूम था वो सबको डिस्क्लोज हो गया, वो सबको पता चल गया नादिर शाह के इन्वेजन के बाद कि मुगल्स में अब दम नहीं रहा है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, द नादिर शाह इन्वेजन कॉज्ड इनरिप्लेसेबल लॉस टू द प्रेस्टीज and expose the weakness of the empire to the Maratha Sardar, foreign
ट्रेडिंग कंपनीज एज वेल। सबको पता चल गया कि मुगल्स अब सिर्फ नाम के मुगल्स हैं, उनमें वो ताकत ही नहीं बची है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद गद्दी पे बैठते हैं अहमद शाह। ही वॉज द सन ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला। क्लियर है? जैसा पिता वैसा बच्चा। क्लियर है? अहमद शाह अब्दाली इसके समय पे आता है और वो दिल्ली को क्या कर देता है, इन्वेट करता है। एक बार नहीं, एन नंबर्स ऑफ टाइम आता है। जब जब अहमद शाह अब्दाली को पैसों की कमी रही, वो इंडिया आता था, इन लोगों को मारता था, पैसा लेता था और उठा के चल देता था। क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि ये इतने वीकन थे, इतने कमज़ोर थे कि ये लोग आते थे, मार खाते थे, पैसा लेके जाने देते थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज वजीर इमामुल मल्क ब्लाइंडेड हिम एंड इम्प्रिजन्ड हिम एट एन सलीमगढ़। ये इतना याद रखने की गरज नहीं है, क्यों, क्या ही पढ़े इन लोगों के बारे में, इनके करतूते तो कुछ नहीं है, बट हाँ इन्होंने हमेशा के लिए जो 300 साल से जो स्ट्रेंथन थे मुगल एम्पायर, इनको पूरी तरह से आराम से इसको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आया आलमगीर II। ही वॉज द सेकेंड सन ऑफ एना जहांदर शाह। क्लियर है? रेज टू द थ्रोन बाय द इमामुल मुल्क after he deposed the Ahmad Shah. He faced a repeated invasion of Ahmad Shah Abdali. फेमस बैटल, ये प्री ओरिएंटेड स्लाइड है आपकी पूरी तरह से। फेमस बैटल ऑफ प्लासी हो रही है, क्यों, कैसे, कब, हम अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। क्लियर है? बैटल ऑफ प्लासी क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसके समय पे हो रही है, तो वो किसके समय पे हो रही है, आलमगीर II के बाद। और बैटल ऑफ प्लासी के चलते ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पैर इंडिया में पॉलिटिकली इस्टेब्लिश हो गए थे। क्लियर है? इट वॉज द बिगिनिंग। क्लियर? चलिए, ही वॉज ऑल्सो मर्डर्ड बाय हिज वजीर इमामुल मुल्क। अब ये देखिए, ये ऐसा IAS ऑफिसर है, नॉट IAS ऑफिसर, ये ऐसा नोबल है जिसने 2 राजाओं को मार दिया। ठीक है, इसके पहले जो बैठे थे उसको भी मारा और आलमगीर II को भी मार दिया। क्लियर है? तो देखिए कितने वीक होंगे ये, कि एक मामूली सा इनका नोबल, इनके कोर्ट का नोबल इनको आ रहा है और एग्जीक्यूट करते हुए जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो गद्दी पे बैठते हैं वो है हमारे शाह आलम II। कौन बैठ रहे हैं गद्दी पे? शाह आलम II। और इनके समय पे इतनी हालत कमज़ोर थी कि जो फेमस पर्शियन लोग, जो फेमस पर्शियन एक पोएट थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उन्होंने यहाँ तक के कह दिया कि सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ते पलम, मतलब दिल्ली टू पलम तक ही मुग़ल एम्पायर रह रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? ये इतना बोल रहे हैं कि अब मुग़ल एम्पायर से वित्तू सा रह गया। कित्तू सा रह गया? से वित्तू सा रह गया। एक समय था कि काबुल कांधार से लेके पूरे इंडिया पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे राज करने वाला एम्पायर कितनू सा रह गया? इत्तू सा रह गया। ठीक है, तो ये फेमस सेइंग थी शाह आलम II के समय पे। ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट विद द वजीर ही फ्लेड अवध to the Delhi when the Maratha re-established their hold and invited him to the capital। छोड़िए, ये मैं आपको मराठा जब पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल में बताऊंगा। क्लियर है? याद रखिएगा, प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन हो सकता है। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके समय पे हो रही है? वो हो रही है शाह आलम II के समय पे। क्लियर है? प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन, बैटल ऑफ बक्सार, ये भी किसके समय पे फॉट हो रही है? ये भी फॉट हो रही है शाह आलम II के समय पे। क्लियर है? ये स्लाइड से सिर्फ आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ बक्सार किसके समय पे हो रही है? शाह आलम II के समय पे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अकबर II आ रहे हैं। अकबर II ने ऐसा कुछ काम नहीं किया है, बट प्री ओरिएंटेड आपको याद होना चाहिए कि जो हमारे राजा राम मोहन रॉय है, फेमस पर्सनैलिटी है, बहुत पढ़ी लिखी पर्सनैलिटी है। जब हम आगे पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को, जैसा हमारा ये सिलसिला चलते रहेगा, तब हम इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है? तो राजा राम मोहन रॉय, उनका असली नाम क्या है? राम मोहन रॉय, बट उनको जो टाइटल दिया है राजा, ये टाइटल दिया है किसने? अकबर II ने। क्लियर है कि नहीं है? तो ये प्री ओरिएंटेड हो सकता है कि राम मोहन रॉय को राजा जो ये टाइटल दिया है वो किसने दिया हुआ है? तो वो किसने दिया हुआ है? अकबर II ने। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड से सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। उसके बाद हमारे जो लास्ट रूलर है
वो है बहादुर शाह जफ़र। आपको पता होगा, फेमस है ये। ही वॉज फेमस फॉर वॉट? रिवॉल्ट ऑफ 1857। ही वॉज द वन जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट हुआ, और ये भाई साहब के साथ ब्रिटिशर्स ने बहुत ही गंदा ट्रीटमेंट किया है। इसी के सामने इसके खुद के ग्रैंडसन को कैनन के सामने उड़ा दिया था ब्रिटिशर्स ने, और ये कुछ भी नहीं कर पाया, और इसने इसको क्या कर दिया, ये सज़ा ब्रिटिशर्स ने राजा को सज़ा दी। क्या किए बाबा, तू रिवॉल्ट ऑफ 1857 में शामिल था ना, चल अब तू तेरा दिल्ली विल्ली सब छोड़, दिल्ली अब हमारे अंडर में रहेगी, तू अब रंगून जाएगा, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन इज, रंगून को आज प्रेजेंट डे में कौन से नाम से जाना जाता है? क्लियर है। और यहाँ से उसको डिपोर्ट कर दिया, जो लास्ट एम्परर था मुगल का, कौन था? बहादुर शाह जफ़र, उसको डिपोर्ट करते हैं रंगून, और यहाँ से मुगल्स का इंडिया पे पूरी तरह से क्या हो गया, नामो निशान मिट गया। क्लियर, दिस वॉज द स्टोरी। आपको समझ में आया कि फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, क्रक्स फॉर्म में पढ़ लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले मुगल एम्पायर को पढ़ा कि वो मुगल एम्पायर कितने पिलर्स पे खड़ा है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ ने कैसे ये पिलर्स को डिसहार्ट करने की कोशिश की, ठीक है, कमज़ोर करने की कोशिश की। और आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब 1707 में, उसके बाद क्या हो गया, कोई ऐसा एबल और होशियार पर्सनैलिटी या फिर लीडर मुगल्स को मिला ही नहीं, और इसी के चलते 1857 आते आते मुगल्स पूरी तरह से इंडिया से क्या हो गए, वैनिश हो गए। तो दिस वॉज टुडेज़ लेक्चर। इफ़ अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।